हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास हमारा जो इनकम टैक्स का फोर्थ पार्ट था वो सारे उधर डिडक्शंस वगैरह जो हैं, एग्रीकल्चर इनकम डिडक्शन है ना, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। आज से हम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपका 5 इनकम हेड्स है उसका पहला हेड। और मैं आपको फिर श्योर कर रहा हूं कि जो इनकम के मतलब जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बेसिकली प्रोविजंस बताऊंगा, कैसे इनकम निकालना है वो बताऊंगा, कैसे ग्रेचुटी में क्या प्रोविजन है वो बताऊंगा, अलाउंसेस परगुजिस्ट कैसे होता है ये बताऊंगा। तो अभी 2 क्लास का जाएगा, फिर एक हाउस प्रॉपर्टी का क्लास लेके आऊंगा, एक कैपिटल गेन्स का क्लास लेके आऊंगा। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, मैं वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं क्या आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। आइए तो चलते हैं क्लास में। आइए क्लास में चलने से पहले और आपको क्या करना है, बेसिक चीज है कि भैया अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। 225 लोग आसपास अभी उसमें तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी क्या, आप तो 20 दिन है, सारा का सारा कंटेंट वहां अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी 34 लेक्चर अवेलेबल है, अभी 4-5 और हो जाएंगे। मतलब एग्जाम तक में आपके पास 15 से 20 MCQ की सीरीज होंगे और लगभग 35 से 40 लेक्चर्स होंगे। तो जो लोग देखेगा भाई साहब बेनिफिट तो मिलेगा। बस इसके पर्पस में आपको क्या करना है, बस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और आपका बेल नोटिफिकेशन करना है, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी एग्जाम होगा, चाहे वो ऑडिटर हो किसी भी स्टेट का, ऑडिटर हो चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह का अकाउंटेंट का एग्जाम हो, सारा का सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ चलिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ होती है तो। आइए अब ये हो गया कहानी खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए इनकम फ्रॉम सैलरी को समझने के लिए बेसिक चीज पहले कुछ कुछ प्रोविजंस है उसको समझना होगा, है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, आइए मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कुछ कुछ प्रोविजंस है, क्या बोलते हैं इसको, ये इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस या इंट्रोडक्शन प्रोविजंस, इंट्रोडक्टरी प्रोविजंस जो आपको जानने चाहिए बेसिकली, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहला क्या, सबसे पहला बोला भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है। क्या बोला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। तो बोला ध्यान समझिएगा, अब बोला सैलरी हेड में टैक्स पेयर क्या होता है, टैक्स पेयर होता है जी सर। सैलरी हेड में टैक्स पे करने के लिए बोलता पेयर और पे में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला कि सैलरी हेड में, मैं लिख देता हूं, सैलरी हेड में टैक्स पे करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, समझ जाइएगा आप, है ना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है, रिलेशन होना जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आई जी सर। अब एक बात बताइए, कोई कोई ऐसा है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तो है लेकिन उसको सैलरी हेड में ट्रीट नहीं करा जाएगा, कौन कौन सा। पहला, सर कोई पार्टनरशिप सैलरी ले रहा है, पार्टनरशिप में सैलरी ले रहा है, ठीक है, तो भैया ये जाएगा पीजीबीपी में। कहा जाएगा, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। एमपी और एमएलए जो होते हैं ना, ये जो सैलरी लेते हैं ये जाएगा अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस, ठीक है। 5 सोर्सेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, मैं इसको अब नहीं बताने जा रहा, ठीक है। ये आपको शुरू कर रहा हूं मैं इनकम फ्रॉम सैलरी से, एग्जाम के पर्पज से मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं, बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। चलिए ये हो गया, ये 2 चीज ये आपको बात पता चल गई। चलिए ये हो गया, एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय समझ गए। अब देखिए प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, बोला भाई साहब सैलरी कहाँ, मतलब जो सर्विस दिया हो वो कहाँ दिया हो, कि कौन सा प्लेस में आपको सैलरी का इनकम मिलेगा।
तो देखिए ये लिख दे रहा हूं, प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी कहाँ बोल रहा भैया, अगर देखो इंडिया में सर्विस दिया हो, है ना, अगर इंडिया में सर्विस दिया हो तभी जो है, तब क्या टैक्स इंडिया में देना होगा, नहीं तो क्या के लिए देगा इंडिया में टैक्स, नहीं। लेकिन लेकिन इसका एक कंडीशन है क्या, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता हो तो, और वो अगर फॉरेन में जाता हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, है ना, होता है, जाते हैं विदेश में लोग काम करते हैं, तो टैक्स किसको देना है, तो आपको इंडिया में टैक्स। बात समझ में आया जी सर। तो इसमें तो क्या है, कोई दिक्कत, इसका एग्जांपल है इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, अगर सर्विस इंडिया में दिया है तभी टैक्स इंडिया में होगा, नहीं तो नहीं। अगर सर्विस इंडिया में है तभी टैक्स इंडिया में, नहीं तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और 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 फॉरेन में सर्विस कर रहा है, कर रहा है, तब भी टैक्स यहीं पे कर। ये तो बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। चलिए एक तो ये हो गया, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दोनों में अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में अंतर है। क्या अंतर है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो होगा, और ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये होगा सैलरी में। मतलब बोल रहा भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट किए हो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, जॉब जा रहे हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं फ्रीलांसर वाला जो काम करते हैं ना, के लिए, कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सर्विस तो दे रहे हैं लेकिन फ्रीलांस में है, तो ये जाएगा अंडर पीजीबीपी। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, है ना, राइटिंग भी ऐसी ऑफ सैलरी, ठीक है। देखिए क्या होता है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अमाउंट रिट्रीटमेंट कंपनसेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट। देखो ऐसा है, जब भी आप रिटायरमेंट लेते, ठीक है, तो जब रिटायरमेंट लेते हो तो आपको मिलता है पैसा, तो उसमें से कुछ पैसा क्या होता है एग्जाम्प्ट हो जाता है, और कुछ पैसा क्या हो जाता है आपको पेमेंट का मतलब टैक्स देना पड़ता है, तो दैट इज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, ठीक है। हाई क्या बोल रहा है, कौन सा पार्ट टैक्सेबल है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट। कभी वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ या फिर रिटायरमेंट या के बिहाफ पर कंपनसेशन मिला, तो उसके बिहाफ में जो पैसा मिलता है तो सारा का सारा क्या टैक्सेबल नहीं होता है, तो जो टैक्सेबल हुआ उसको बोलते हैं क्या प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। चलिए क्या रहा है दूसरा, दूसरा क्या है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी कमिटेड पेंशन और प्रोविडेंट फंड, ये इसमें आ जाएगा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी कम्यूटेड पेंशन, पेंशन मिला, ग्रेचुटी मिला, और एम प्रोविडेंट फंड, तो भैया इसके अंदर आ जाएगा,
है ना। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि अगर 20 लाख टैक्स हुआ और 12 लाख एग्जाम्प्ट है, ये देखो लाख टैक्स लग, 12 लाख एग्जाम्प्ट है भैया, 8 लाख जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और इसका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। चले, हो गया जी सर। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट, है ना। चलिए फॉर्मेट देखते हैं, समझते हैं फॉर्मेट क्या होता है। आइए, फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब आ जाइए जी, यहां हो जाएगा पर्टिकुलर्स और यहां हो जाएगा अमाउंट, है ना। चलिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, ऐड बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना होगा भाई, अभी होगा ऐड कर देना तुम। दूसरा फिर क्या होगा, अलावेंसेस, कैसे टैक्स का डिडक्शन होता है इस सैलरी में वो बता रहा हूं, ठीक है। अलावेंसेस लिख दो भाई, ठीक है। परकुजिस्ट कुछ है, परकुजिट्स अगर कुछ है तो वो भी देख लो, काइंड में है या वैल्यू में है। चलो उसके बाद डी, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, ये भी कुछ कर दो, ठीक है। अब ये जो बन जाएगा इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, क्या बन जाएगा, ग्रॉस सैलरी, ये आ गया ग्रॉस सैलरी आपका, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, लेस, क्या करना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। बताऊंगा तीनों डिडक्शन, बताऊंगा कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं। देखो पहला डिडक्शन, सबसे पहले मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 16(1), अंडर सेक्शन 16(1), याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछ सकता है कौन से सेक्शन में है, 16(1). दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट, अरे यार entertainment allowances अंडर सेक्शन 16(2), है। चलो ये भी यहाँ कुछ पैसा, ये भी यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा सब बताऊंगा एक एक करके, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है प्रोफेशन टैक्स, अगर कुछ है तो प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन 3(3), चलो अब यहां जो निकल के आएगा इसको हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ तो मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलो एक एक करके समझते हैं, जो ऊपर सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना। चलो आज पहले समझते हैं कि क्या होता है सैलरी, ग्रॉस बेसिक सैलरी क्या होता है, नेट बेसिक सैलरी क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ग्रेड पे देखेंगे, उसके बाद फिर डिडक्शन अंडर 16 देखेंगे, ऊपर अलावेंसेस और परचेज में भी अगले क्लास में होगा। आज बहुत सारी चीजें तो उसको समझते हैं फटाफट, जल्दी से आ जाओ, ज्यादा लेट ना करके। चलो तो पहले ग्रॉस बेसिक सैलरी और नेट बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, और इसका क्या कहानी होता है ये देखेंगे।
और ये ग्रेड, ठीक है। ग्रॉस बेसिक सैलरी क्या होता है? टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल होता है ग्रेड। और नेट सैलरी क्या होता है? मतलब डिडक्शन देने के बाद जो चीज आती है ना उसको। अब देखो हमेशा जब भी टैक्सेबल कंप्यूट करना पड़ेगा तो हमको ग्रॉस सैलरी निकालना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद ही ये सारा सैलरी वाला झंझट खत्म होगा और तभी आप दे सकते हो क्या पेमेंट। ये बेसिक चीज याद रखना, नेट सैलरी कुछ डिडक्शंस के बाद जो होता है ना, उसको बोलते हैं। चलो अब आगे आते हैं, अब पढ़ते हैं डिडक्शन सेक्शन 16। ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में मैं नहीं लिखा रहा, आराम आराम से। डिडक्शन अंडर सेक्शन देख लो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 16(1) है ना। सेक्शन 1 ये क्या कहता है? ये कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कितने का? 50,000 का। किस पे? ग्रॉस सैलरी और 3,000 whichever is less। बोला ना, जब छूट देने का बात होगा ना तो गवर्नमेंट बोलेगा विच एवर इज लेस, और जब लेने का बात होगा ना बोलेगा विच एवर इज मोर। है ना, गवर्नमेंट बहुत तेज है भैया, ये तो बात मानना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में है सेक्शन 16(2) और ये कहता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। अलाउंस देखो भैया, एंटरटेनमेंट अलाउंस तो भैया सबको देना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो प्राइवेट। तो भैया ये चीज है, इसको ऐड सबको करना है, भले ही बाद में गवर्नमेंट वाले को छूट मिल जाए। तो चलो देखो, 2 स्टेप है, 2 स्टेप कैसे कैसे फॉलो करते हैं आप। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है? बोला ऐड करो किसमें? एंटरटेनमेंट अलाउंस को सैलरी वाला इनकम में। ऊपर जो ऐड किया ना, देखा ये आ गया, ठीक है ना जी। चलो उसके बाद हाँ, ये बात ध्यान में रखना कि इसको ऐड करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ऐड करो। डिडक्शन भले मिल जाए गवर्नमेंट वाले को, डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट को मिलेगा, भले ही रिसीव कर लेगा, लेकिन ऐड करना जरूरी है। सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? गवर्नमेंट स्टेप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा कैसे डिडक्शन कैलकुलेट करेगा, ये देखो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, कैन क्लेम डिडक्शन, कैन क्लेम डिडक्शन लेस ऑफ द फॉलोइंग, लेस ऑफ फॉलोइंग। लेस ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो नीचे में बताऊंगा उसमें से कोई भी जो सबसे कम होगा। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 5,000 मतलब 5,000 रुपया, मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 रुपया पर एनम। और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, देखो ये 3 चीजें ध्यान दे करना। पहले क्या मैंने बोला एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए? सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। उसमें बोला कि दोनों का ऐड कर लो, पहले ऐड कर लो किसका किसका, या चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। उसके बाद मैंने बोला डिडक्शन जो मिलेगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये देखिएगा तरीका है।
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर मैक्सिमम डिडक्शन 5000 तक का, या फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में से जो सबसे कम होगा वही इसको डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, तो ये भी हो गया। और तीसरा जो है, थर्ड जो है सेक्शन 16(3), इसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स। ये टैक्सेबल है। क्या है? टैक्सेबल है। किस पे? ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं। सॉरी, टैक्सेबल बोल रहा हूं यार, डिडक्शन है। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं किसे? ग्रॉस सैलरी से। नाम ही रिडक्शन में टैक्सेबल। चलो खत्म जी सर। तो ये तो हो गए आपके मतलब तीनों डिडक्शन जो मैंने 16 का बताया वो। अब शुरू करते हैं सर, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं पर ये रिटायरमेंट के टाइम में, ठीक है, ग्रेचुइटी के टाइम में, है ना, तो वो सारी चीजें अब देखते हैं। आइए क्या क्या शुरू होता है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। फिर टैक्सेबिलिटी का पेंशन जो मिलता है, पेंशन पे क्या चीज है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लीव सैलरी में क्या होता है ना। फिर टैक्सेबल और रिट्रेसमेंट में और वॉलंटरी रिटायरमेंट में, ये सारे सेक्शन जो है आज हम लोग देखेंगे और आज इसको कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी, है ना, लेट नहीं करना है, फटाफट करना है ताकि सर काम हमारा जो हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स में है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है जी सर। अब देखिए सबसे पहले रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो आता है, सबसे पहला वो है क्या? ग्रेचुइटी। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुइटी, ये कौन सा सेक्शन में आएगा? सेक्शन 10(10). याद रख लेना, आंख कान नाक बंद करके सब, ठीक है। चलो अब इसका क्या कहानी है, ध्यान से समझो। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा एग्जाम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए ना शादी ब्याह टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय खोजता है सब, हैं। मास्टर का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ा रहा है कोई वैल्यू नहीं है, हैं। बिजनेसमैन वाला पूरा पैसा छाप रहा है लेकिन कोई वैल्यू नहीं, नहीं। अंडर सेक्शन 10(10), ठीक है, क्या है? फुली एग्जाम्प्ट है। चलिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दो केस बनता है, फटाफट लिखेंगे, ज्यादा लेट ना करेंगे, है ना। फर्स्ट केस क्या है भैया? फर्स्ट केस कह रहा है एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है इसमें, ग्रेचुइटी एक्ट में 1972 में, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1970, ठीक है जी। तो इसमें कौन सा एग्जाम्प्ट होगा भैया? देखिए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या एग्जाम्प्ट होगा, आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या 20 लाख हो, क्या बात करें, फिर या एक्चुअली जो ग्रेचुइटी रिसीव किया वो हो, ग्रेचुइटी जो रिसीव किया वो हो, या फिर एक चीज और कैलकुलेट करना, 15/26 इंटू सैलरी, जितना मिला हो टोटल, टोटल जोड़ के, है ना, जितना साल वो काम किया, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, जितना साल वो काम किया, ठीक है,
ये तो ये सारा चीज में तीनों में से जो सबसे कम आएगा उतना उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पहला केस है ना, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और कि सर मान लेते हैं कि मान लो टोटल वो 30 साल काम किया और 30 साल 6 महीना काम किया या 30 साल 6 महीना 2 दिन काम किया, ठीक है। तो अगर 6 मंथ पहला केस में अगर 6 महीना भी हुआ है तो उसका 1 साल पूरा माना जाएगा, 6 मंथ, ठीक है, ज्यादा है तो कंसीडर क्या कर लिया गया है, पूरा का पूरा साल भर। जैसे अगर मान लो 30 साल और 6 महीना हुआ तो 31 साल कंसीडर कर लेंगे पहले केस में, ठीक है, याद रखना ये चीज। दूसरा जो केस है केस 2, केस 2, ठीक है, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट। अब जो कवर्ड नहीं है, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, कवर्ड नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है भैया, उसके लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा, लेस, ठीक है। चलो क्या क्या है भाई, आओ देखते हैं। इसके लिए भी सेम है, लाख एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, तीसरा तीसरा क्या है, 1/2 इंटू एवरेज 10 मंथ्स सैलरी, इसका लास्ट 10 मंथ जो रिटायर किए, एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी रिटायरमेंट इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, यस। अब इसको जो जोड़ के, ठीक है, तो इसको जो जोड़ के अमाउंट आएगा इसमें से तीनों में से जो कम होगा वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ ईयर कैलकुलेट करने का तरीका ये है, यहाँ ईयर कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि अगर मान लो 25 साल 6 महीना हुआ है, 6 महीना 2 दिन हुआ है, ठीक है, तो मान लेंगे 26, लेकिन 25 साल 5 महीना हुआ है, मानेंगे 25 साल, ठीक है, 6 महीना से कम तो भाई साहब ये 6 महीना ज्यादा तो 26, बात समझ में आई जी सर। चलिए ये ध्यान रखिएगा, हो गया 26 भाई, बात समझ में आया। तो ये हो गया जी आपका ग्रेचुटी का कहानी खत्म। हाँ लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज और, चलो नोट लिख लो, इसका इसका नोट बहुत जरूरी, नोट लिख लो। अगर सर्विस के दौरान, सर्विस के दौरान दौरान ग्रेचुटी मिला है, ग्रेचुटी मिला है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। अब एग्जाम में पूछ दिया कि भैया एक बंदा है जो सर्विस किया है ना, और आधे टाइम पर ही सर्विस खत्म करके वो क्या किया है, वो जा रहा है, तो बताओ कि टैक्सेबल है कि नहीं है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, वेदर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए, याद रखना, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही 30 लाख ही क्या कर सकते हैं, एक क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन, बात समझ में आया। चलिए तो कहानी खत्म हो गया क्या, ये हो गया पहला कहानी खत्म जो किसका था, ग्रेचुटी, ठीक है। चलो अब दूसरा में आते हैं, नया शुरू, पेंशन का कहानी शुरू कर, कि टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन कैसे होगा। हाँ भैया चलिए,
ठीक है। पेंशन भी दो तरीके का, कौन कौन सा? अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन जो रेगुलर पेंशन मिलता है, नहीं जो रेगुलर मिलता रहता है तो रेगुलर पेंशन बोलते हैं। ये क्या है? ये फुली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा जो है वो है कम्यूटेड पेंशन, जो एक बार मिलता है। पेंशन जो यही बार मिलता है। बात समझ में आया? जी सर। चलिए, तो एक ही बार मिलता है। अब इसका कहानी देखो, और ये कौन सा सेक्शन है कम्यूटेड पेंशन का? सेक्शन 1010A। सर 1010 क्या था? सर 1010 ग्रेचुटी था। 1010 क्या है? सर कम्यूटेड पेंशन है, याद रखना बात को। चलो, अब देखो कम्यूटेड पेंशन का क्या कहानी है। सेम चीज, चलो लिख, आ जाओ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम फुल्ली, ठीक है, सेक्शन 1010 के अंदर, 1010A के अंदर, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या है? आ जाओ। देखो इसके लिए केस क्या बनता है, अगर उसने ग्रेचुटी लिया है, ऑलरेडी ग्रेचुटी लिया है, ठीक है, तो 1/3 हिस्सा, जो भी उसका हिस्सा होगा, उसका 1/3 हिस्सा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किसका? पेंशन का। मान लो अगर 9 लाख पेंशन है तो 1/3 अगर क्या हो गया? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेचुटी नहीं लिया है, नहीं लिया है, तो 1/2 हिस्सा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। किसका? पेंशन। या तो ये, या ये वाला, ठीक है। चलो देखो, ये तो हो गया नॉर्मल केस में। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? ध्यान से सुनिए, देखो ये सब सुनने का है चीज है, सिर्फ सुनोगे और आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, कुछ नहीं है। कह रहा पेंशन अगर कोई फैमिली वाला रिसीव हुआ, मान लो देखो एक बात समझो, आर्मी वाले लोग होते तो उन हाफ में अगर वो डेथ कर गए और उनके हाफ में अगर कुछ मतलब उनको मिलता है, क्या बोलते हैं, पेंशन मिलता है, वो फुल्ली एग्जाम, ठीक है। उसी तरीके से पेंशन अगर कोई फैमिली वाला रिसीव हुआ हो जो मरे हुए आदमी के बिहाफ में, वो क्या होता है? वो टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आर्म्ड फोर्सेस में है तो सर वो टैक्स फ्री, पूरी तरह से एग्जाम, है ना। दोनों में फर्क है, ध्यान समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोला कि अगर नॉर्मल के केस में आदमी मर गया और उसके बिहाफ में उसको मिलता है पैसा, ठीक है, क्या पेंशन, तो उस पेंशन जो वो है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यही कोई आर्म्ड फोर्सेस है ना, परमवीर चक्र का प्राप्त करता है, तो वो सारा जो रिवॉर्ड लेने वाला है, वो अवार्ड लेने वाला, रिवॉर्ड लेने वाला, जो भी बोल सकते हो उसको, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जाम्पशन, यानी फुल्ली एग्जाम्प्ट। बात समझ में आया? मैं लिख दूं? चलो, इफ इमेजिन, अगर कोई पेंशन आदि के हाफ पर कोई और कर रहा है, तो वो
टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस डेथ हुआ है और रिसीव कर रहा है और कोई और पेंशन रिसीव कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट। ठीक है, बात समझ में आ गया जी सर, खत्म जी सर। चलिए टेंशन खत्म करते हैं। अब चलते हैं, आइए अब चलते हैं लीव सैलरी। लीव सैलरी का कहानी देखते हैं क्या होता है ना। आइए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लीव सैलरी, थर्ड, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लीव सैलरी। आ जाओ, सेम चीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट। गवर्नमेंट, अरे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले यार, शादी ब्याह करो, ये बुलाना है ना, आओगे ना लायक, जाओगे निकाल, बात बोलोगे पहचानते है ना, 10 डबल ए, ठीक है। ये तो वो था, ये 10 ए है ना, तो क्या है इसके अंदर फुली एग्जाम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, सेक्शन 10 ए लिख देता हूँ, सेक्शन 10 ए। अब प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या करना है भाई, आ जाओ। ये नॉन गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा देख सुनने में, प्राइवेट के नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट है ना। चलो आ जाओ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या क्या है भाई देख ले, हम लोग के लिए बहुत कानून है, आई मीन प्राइवेट वालों के लिए। लीव सैलरी जो एक्चुअली रिसीव हुआ है, पहला लीव सैलरी रिसीव, का सैलरी अगर आप छुट्टी की और नहीं ली हो और उसका सैलरी जो मिलता है उसी को लीव सैलरी बोलते हैं ना। ये मत पूछना कि सर लीव सैलरी क्या होता है, ना लाइक एग्जाम के टाइम में, क्या 3 लाख रुपया, क्या 10 टाइम्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, या leave at the credit of the employee into average salary per month, at credit of the employee into average salary per month, पर मंथ। अब देखो इन चारों में से जो सबसे कम होगा वही आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या मिल जाएगा, तब आपके लिए एग्जाम, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, देखो एवरेज सैलरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट 10 महीना का जो सैलरी होता है ना, जो रिटायरमेंट से 10 महीने पहले वाला, उसको एवरेज सैलरी का माना गया है, ठीक है। एवरेज सैलरी लिखा हुआ ना, तो कब 10 महीना पहले रिटायरमेंट किया, उससे 10 महीने पहले का जो सैलरी होगा उसको कैलकुलेट करना है ना, उसको बोलते हैं आपको क्या, डेट ऑफ क्या बोलते हैं, एवरेज सैलरी, ठीक है। चलो एक चीज और यहां भी नोट कर लो कि अगर सर्विस के दौरान हुआ, अगर नोट ड्यूरिंग सर्विस, ड्यूरिंग सर्विस लीव सैलरी मिली, मिली फुल्ली टैक्सेबल फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट,
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। चलो अब दो और देखेंगे, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या क्या है देखते हैं। देखो कम से कम ना इसका सेक्शन जरूर याद कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मैं तो पढ़ा सब रहा हूं, लेकिन आपको सेक्शंस मिनिमम याद करके जाना है ना। चलो 4 नंबर, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगर 30 हुआ और उसमें आपको कंपनसेशन का टैक्सेबिलिटी ऑफ ठीक है, ये है सेक्शन 10 बी, ठीक है। चलो क्या कहानी है, कह रहा है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। आइए क्या क्या भैया, पहला एक्चुअल कंपनसेशन, है ना, जो रिट्रेंचमेंट का मिला तो रिट्रेंचमेंट का। दूसरा 5 लाख रुपया या 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 months of last months into number of completed years। क्या तो ये क्या, ये आपका तीनों में से जो कम होगा वो मिल जाएगा, वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल, ठीक है। चलो अब एक लास्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास को हम यही प्रथमोध्याय वाला समाप्ति करेंगे। आइए, कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या सेक्शन 10 सी, है ना। चलो आ जाइए भी, क्या कहता है ये, है ना। चलो एग्जाम्पशन वही, लेस ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है, पहला एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड, दूसरा 5 लाख रुपया, तीसरा हाँ ये देखो हायर ऑफ कौन कौन सा चीज, लास्ट ड्रॉन सैलरी into 3 months into completed year of सर्विस, पहला। और कर लो लास्ट डाउन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सैलरी, दोनों में से कैलकुलेट कर लो, जो ज्यादा आएगा उसको मान लेना। तो लालच दिया है, हाँ पर समझा देता हूँ। चलो देखो क्या बोला इसमें, कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है तो उसमें से एग्जाम जो हो जाएगा आपका क्या होगा, देखो एक्चुअल कंपनसेशन जो रिसीव हुआ है वो, या 5 लाख, या फिर लास्ट, इन दोनों में से हायर, कौन सा दोनों में से, लास्ट ड्रॉन सैलरी लिख दो
3 महीने में हुआ और कंप्लीटेड ईयर सर्विस, ये जो इसको लिख दो, इसमें जो ये जो आ जाएगा या लास्ट ड्रॉइंग सैलरी और रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस जो बचा है, दोनों में से जो ज्यादा आएगा ये वाला अमाउंट या ये वाला या एक्चुअल कम होगा आपका मान लिया जाए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, है ना? और कुछ के बचा क्या तो देखा जाए? और कुछ ना, छोड़ दो, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे ना तो दो चीज़ देखेंगे, तो आपका अलावेंसेस और दूसरा परकोजेस, ठीक है? इसमें हम रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना और उसमें और बहुत कुछ भी है, जैसे अगर कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है तो सेक्शन मिलेगा, ये सारी चीज़ें अगले क्लास में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे आपका एमसीक्यू के साथ, है ना? पढ़ते रहिए और आपका काम ऐसे ही, है ना? चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।